चालू है। गुड मॉर्निंग। आज डेट क्या है? क्या हुआ था आज के दिन? विजय कारगिल दिवस नहीं, विजय दिवस। 1971 विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? 1971 के वॉर में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया और उसी दिन ही 16 दिसंबर को क्या हुआ था? 1971। और इसी दिन पे पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने क्या किया था? इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया था। और सरेंडर के एग्रीमेंट पे किसके साइन हुए थे? पाकिस्तान की तरफ से AK नियाजी और इंडिया की तरफ से जगजीत सिंह अरोड़ा। और ये इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दिन बना, सबसे ग्लोरियस। पहली बार पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में इतना बड़ा सरेंडर कोई लेने जा रहा है। और जब हमने उनका सरेंडर ले लिया उसके बाद उन्हें रिलीज भी कर दिया, जबकि पाकिस्तान से ऐसी कोई उम्मीद नहीं हुई थी। कभी एक मूवी है मनोज वाजपेयी की, मौका मिले तो देखना, 1971। बांग्लादेश 6 दिसंबर को ही पैदा हो गया था। हाँ, 3 दिसंबर को वॉर शुरू हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच, और 6 दिसंबर को इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया था दैट ईस्ट पाकिस्तान विल बी अ इंडिपेंडेंट नेशन नोन एज बांग्लादेश। ठीक है। और इसी इसमें कौन कौन शामिल था? पाक आर्मी, इंडियन आर्मी और बांग्लादेश की तरफ से मुक्ति वाहिनी सेना। और ये पहली बार था कि इंडिया के अगेंस्ट में कौन निकला था? अमेरिका की 7th फ्लीट, जो वियतनाम पे उस टाइम पे पार्क्ड थी। और जैसे ही उन्हें पता चला दैट इंडिया ने अटैक कर दिया है, तो 5 दिसंबर को उन्होंने अपनी क्या भेज दी? 7th फ्लीट। बदले में रशिया ने अपनी क्या भेजी? रॉयल नेवी।
तब जाकर के वो रुके, क्योंकि अगर ऐसा होता, उसके बाद रशियन प्रेसिडेंट ने भी ये कहा था कि यार जल्दी से वॉर को निपटा लो, इंदिरा गांधी से बोला गया जल्दी से निपटा दो जितनी जल्दी हो सके। तब सैम मानेकशॉ ने बोला कि यार सरेंडर ले लो, कुछ भी करो, जबकि हमारी ईस्ट पाकिस्तान में इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी। उसके बाद भी जो जगजीत सिंह थे उन्होंने स्कीम तैयार करी, किसके तौर पर, बाजीराव की। बाजीराव पढ़ा है ना हिस्ट्री में, पेशवा मराठा बाजीराव। तो उन्होंने स्कीम बनाई थी, जब वो किससे लड़ने गए थे, निजाम से। निजाम से लड़ने गए थे, निजाम की सेना थी 20,000 की और बाजीराव की सेना थी उससे कम। तो उन्होंने डरा दिया था पहले ही मीटिंग में कि हमारी सेना आपसे ज्यादा तैयार खड़ी है ना, डबल बोल दो। तो यही इन्होंने किया था। इसी वजह से क्या किया, क्योंकि ये बॉर्डर मूवी देखी है ना सबने, उसमें ये हार चुके थे लोंगेवाला का बैटल, और जैसे ही लोंगेवाला बैटल हारे तब इन्हें समझ में आ गया कि यार वहां 96 लोगों ने हरा दिया, या तो डबल खड़ी हुई है सेना, इसीलिए ये सरेंडर हो गया था। चलो अपन अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इज एसोसिएटेड विथ विच रीजन। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इज एसोसिएटेड विथ विच रीजन। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। ऑप्शन ए यूरोप। किसके साथ एसोसिएटेड है, एशिया और कोई? अरे एक ही आंसर निकला है, कौन सा है ये, यूरोप। यूरोप ने क्या किया है, अपने यहाँ एक नई स्कीम तैयार की है, नया मैकेनिज्म तैयार किया है, जो क्या है कि इंपोर्टेड जो गुड्स हैं, इंपोर्टेड गुड्स जो ज्यादा क्या प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोडक्शन, जिनको प्रोड्यूस करने में ज्यादा CO2 इमिशन होते हैं, उन पर टैक्स अलग से लगाया जाएगा। जितना ज्यादा कार्बन इमिशन करके वो प्रोड्यूस हुए हैं उसी रेट के अकॉर्डिंग उन पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। कौन सा, इंपोर्ट ड्यूटी, जो कि किस में आ रहे होंगे, यूरोप में एंटर करेंगे। ये पूरा टैक्स जो है ना यूरोपियन यूनियन लगा रही है। यूरोपियन यूनियन ने ये डिसाइड किया कि अब क्या है, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, इंग्लैंड, ये सब बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आबादी बहुत कम है, तो उन्होंने बहुत, और टेक्नोलॉजी इनके पास अच्छी थी, तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को डेवलप कर लिया। जर्मनी अब इतना डेवलप हो चुका है कि उसने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को भी क्या कर दिया, अबॉलिश, खत्म कर दिया। इस लेवल का डेवलपमेंट जर्मनी में हो चुका है। क्या बोले, कोल छोड़ो, हम तो कोल पे बेस्ड है अभी तक, जर्मनी न्यूक्लियर पावर को भी खत्म कर रही है। बोले इसमें भी क्या होता है, इमिशंस होता है, खतरा होता है, रेडिएशन बहुत है, ठीक है। तो ये कंप्लीट रिन्यूअल पे आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनके उतनी डिमांड नहीं है जितनी इंडिया के लिए चाहिए, ये डेवलप हो चुके हैं। तो इन्होंने, यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, जितने भी गुड्स ऐसे बनेंगे जो ज्यादा CO2 इमिट कर रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी आए, यूरोप में एंटर कर रहे हैं, इवन यूरोप में भी बन रहे हैं, उन पर क्या लगेगा, टैक्स लगाया जाएगा, अलग से टैक्स लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाएगी। तो इसी के अगेंस्ट किसने प्रोटेस्ट किया है, इंडिया एंड चाइना ने अगेंस्ट इट। क्यों है अगेंस्ट, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज किस पे बेस्ड है अभी तक, कोल बेस्ड थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। चाइना भी कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है। चाइना ने अपना टारगेट बनाया है 2040 तक, ये कैसा बोल रहे हैं कि हम कंप्लीटली क्या आ जाएंगे, रिन्यूएबल हो जाएंगे। इंडिया ने टारगेट कितना बनाया है, 2070। तो चाइना के पास ज्यादा पैसा है ना, वो जल्दी डेवलप कर सकते हैं। ये सारे जो हैं टैक्स मैकेनिज्म है, इसके लिए जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो सभी प्रोटेस्ट कर रही हैं, जिनको लीड कौन कर रहा है, इंडिया और चाइना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड मेरा गांव मेरी धरोहर इनिशिएटिव। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कॉर्पोरेट अफेयर्स नहीं हो सकती, ट्राइबल अफेयर्स, कल्चर, मतलब ऑप्शन ए की भी पॉसिबिलिटी है, कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। देखो हो गए ना ऑप्शन चेंज,
ऐसे खेला जाता है साइकोलॉजी से। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसे लॉन्च किया है उड़ीसा में। और किस लिए किया है? टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट आर्ट, info on art and craft, environment एंड अदर पैरामीटर्स। उन सब की जानकारी लेना है किसमें? विलेजेस में, जिससे पता चल सके कि वहां किस लेवल पे डेवलपमेंट हो रहा है और हमें क्या क्या चेंजेस, इको फ्रेंडली चेंजेस वहां करें। उसी का नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर इनिशिएटिव। और ये लॉन्च किया है जी कृष्णा रेड्डी। कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रेज्ड द यूपीआई लिमिट फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन अप टू 5 लाख? कौन करेगा ये लिमिट इंक्रीज? आरबीआई, क्योंकि जितना भी रेगुलेशन है वो कौन करता है? आरबीआई। ठीक है। और पहले लिमिट कितनी हुआ करती थी? 1 लाख। अब इन चीजों में 5 लाख तक हो चुकी है। वैसे जनरल कितनी चलती है? 2 लाख। ठीक है। अगर आपको ट्रांसफर करना है तो आप मैक्सिमम कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो यूपीआई से? 2 लाख एक दिन में, इससे ज्यादा नहीं होते। लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन में उसको बढ़ा करके कितना कर दिया? 5 लाख। सेबी का क्या काम है? सिक्योरिटी मार्केट किसको रेगुलेट करती है? सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टू रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट में कौन कौन सी मार्केट को रेगुलेट करेगी? प्राइमरी, सेकेंडरी और कुछ? कितनी मार्केट होती हैं? मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में 2 टर्म्स आते हैं, कौन कौन से? मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या होती है? सचिन, मनी मार्केट क्या होती है? हर्ष, शिवम, क्या तुम लोग पढ़ चुके हो? क्या होती है? राहुल, और ये पीछे बैठे हुए कौन? 23 अगस्त और 9 अगस्त वाले, तुम लोग तो पढ़ चुके हो ना इकोनॉमी। क्या होती है सर भी मनी मार्केट? अरे यार तुम लोग ब्लैंक बैठ जाते हो। फाइनेंशियल मार्केट 2 तरीके की होती है। एक होती है मनी मार्केट और दूसरी होती है कैपिटल। जो मनी मार्केट होती है वो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में डील करती है, शॉर्ट टर्म मनी में डील करती है विद इन 365 डेज। ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो किस में हो जाएंगे? विद इन 1 साल नहीं होता है, 365 डेज। मनी का ट्रांजेक्शन कितने दिनों में हो जाएगा? 365 डेज में। बिल ऑफ एक्सचेंज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉल मनी, नोटिस मनी, ये तो पढ़े हैं ना। बस ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो जो सेबी है वो रेगुलेट किसको करेगी? दोनों को, मनी मार्केट प्लस कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं मेनली। एक तरफ होता है बॉन्ड्स, जिन्हें अपन दूसरे नाम से जानते हैं, वो क्या है? डिबेंचर्स। और दूसरे होते हैं इक्विटी, और इनका दूसरा नाम क्या है? शेयर। इनको रेगुलेट करने का काम करती है सेबी। और आरबीआई किसको रेगुलेट करेगी? केवल मनी मार्केट। आरबीआई रेगुलेट करती है बैंकिंग सेक्टर्स को। इंडिया में जो भी ऑर्गेनाइजेशन एज अ बैंक काम करती है या उससे रिलेटेड कोई काम करती है एनबीएफसी का, तब भी उसको कौन रेगुलेट करेगा? केवल आरबीआई। और एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम क्या है? प्रॉफिट ना बना करके क्या बनाना? पेमेंट सिस्टम के लिए नए नए सॉफ्टवेयर और सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना। किसको? इंडियन बैंकिंग सेक्टर को। और इसी ने डेवलप क्या किया? ये यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, बेस्ड ऑन यूपीआई किस पे बेस्ड है?
यूपीआई किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आईएमपीएस पे बेस्ड, आईएमपीएस एक टेक्नोलॉजी है जिस पे बेस्ड एक नया सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो क्या क्या काम करता है, पेमेंट करवाने का काम करता है। ठीक है, यूपीआई जो है ना वो बिना किसी पैसे के चलती है, बिना किसी मतलब आपसे कोई चार्जेस नहीं लेते, जबकि मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड ये क्या करते हैं, चार्जेस काटते हैं। रिसेंटली यूपीआई हमने कहां कहां सप्लाई किया है, तो वो सिंगापुर को दिया है, बांग्लादेश और फिलीपींस, इन तीनों के साथ अपन किस में डील कर रहे हैं, यूपीआई में। ये लोग मतलब यूपीआई एक्सेप्ट करना शुरू कर चुके हैं, आगे चल के हो सकता है यूपीआई को अडॉप्ट भी कर लें। के बाद नेक्स्ट जीपीएआई समिट फ्रॉम दिसंबर 14 वो 12 to 14 to be hosted by which country? GPAI, Global Partnership on Artificial Intelligence. कहाँ हो रही है? ऑप्शन डी। कहाँ हो रही है? इंडिया में हो रही है, न्यू दिल्ली में? और किस लिए है ये? फॉर सेफ एंड सिक्योर डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई के सेफ एंड सिक्योर डेवलपमेंट करवाना है और क्या करना है, उसका यूज बनाना है। ठीक है, सेफ एंड सिक्योर क्यों? क्योंकि सबने कौन सी मूवी देख रखी है, जितने भी जो लीडर्स हैं उनने कौन सी मूवी देख रखी है, एज ऑफ अल्ट्रॉन, है ना? तो एज ऑफ अल्ट्रॉन से देख करके ये पता चलता है कि एआई को कभी इतना पावरफुल नहीं होने देना है कि वो खुद का ब्रेन इस लेवल तक यूज कर पाए। ब्रेन, एआई ऑब्वियसली बात है क्या है, मशीन विद हैविंग अ ब्रेन, जिसके पास खुद का दिमाग है जो अपने डिसीजन खुद लेगी, लेकिन उसको इतना डेवलप नहीं होने देना है। और अगर हो भी रही है तो उसको एक लिमिटेड लेवल पे लेके चलना है कि ह्यूमन ब्रेन भी उसके साथ ही साथ डेवलप करता चले। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो क्या करेगा, एक दिन एआई हमें क्या करेगा। ईगल आई मूवी देखी है किसी ने? ईगल आई, उसने एक मशीन बनाई थी, किसने, अमेरिका ने। उसका ये काम था कि अगर कभी कांग्रेस या फिर प्रेसिडेंट से कोई डिसीजन गलत हो जाता है तो वो उस डिसीजन को रिवर्ट करेगी। और जब प्रेसिडेंट उनका गलत डिसीजन ले लेता है, अफगानिस्तान में कुछ एक वो टेररिस्ट का पता चलता है, वो लोग मिसाइल लॉन्च करते हैं, जिसकी वजह से वो टेररिस्ट तो नहीं मरेगा, वो बच जाता है, लेकिन अफगानिस्तान का वो रीजन खत्म हो जाता है और ज्यादा इससे टेररिज्म बढ़ जाता है। तो मशीन डिसाइड करती है कि प्रेसिडेंट को ही निपटा दिया जाए अमेरिका से। ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेवल। तो इस लेवल तक नहीं पहुंच जाना है, इसलिए इसकी शुरुआत की गई। और शुरुआत कब की गई, 2020 में, अप्रैल 2020। इसकी पहली समिट जो है, फर्स्ट समिट वाज मॉन्ट्रियल, इसके बाद सेकंड समिट जो हुई है वो पेरिस में हुई है, थर्ड हुई है टोक्यो, और जो फोर्थ होने वाली है वो इंडिया। ठीक है, फोर्थ जो हुई वो कहाँ है, इंडिया, न्यू दिल्ली। और इसका सेक्रेटरीट जो है वो संभालता है ओईसीडी। हर साल होती है, पहले वर्चुअली हुई थी 2020 और 2021 में, उसके बाद बाय फेस होने लगी, मतलब रियल उसमें होने लगी। पहले वर्चुअल मोड में हुई थी बिकॉज ऑफ कोविड। 2022 से कंडक्ट की जा रही है लगातार। इसके बाद जो है ओईसीडी है क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, फॉर्म्ड इन 1967 और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। ये जो एक ग्रुप है इसमें केवल और केवल डेवलप्ड कंट्रीज शामिल है, इंडिया इसका मेंबर नहीं बना है, ठीक है, लेकिन इंडिया को इसकी मीटिंग्स में इनवाइट किया जाता है स्पेशल इनवाइट्स के तौर पर। डेवलप्ड कंट्रीज में कौन सी? G7 की सारी कंट्रीज प्लस अदर कंट्रीज जैसे स्वीडन, डेनमार्क को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं अगर इसमें मेंबरशिप लेनी है तो सबसे पहले तो G7 में शामिल होना पड़ता है और उसके बाद इसकी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, जो कि पहली कौन सी है? क्रूड ऑयल स्टॉक अप टू 90 डेज, ये इसकी सबसे पहली कंडीशन बनती है। आपके पास क्रूड ऑयल का कितना स्टॉक होना चाहिए? 90 डेज का। इंडिया के पास अभी का कुछ 15 से 20 दिन का बन चुका है, आगे बना रहे हैं। जब 90 डेज का बन जाएगा तो शायद इसके मेंबर्स बन जाए। ग्रुप ऑफ हाई इनकम इकोनॉमीज, ठीक है, और यही संभालती है किसको? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। के बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डाटा एक्सचेंज सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इंडिया और किस दूसरी कंट्री के बीच ये सिस्टम लॉन्च किया गया है? सोचो, सोच के बताओ। जापान। चलो, और मतलब ऑप्शन बोल सकते हो ना, ये एग्जाम तो है नहीं तो कम से कम तुक्के ही मार लो, पता चल जाए कि हमारी तुक्के मारने की कैपेसिटी कितनी है। बहुत खराब है। ऑप्शन ए। ऑप्शन मैं बता दूं, इसका आंसर है कोरिया। नॉर्थ नॉर्थ तो नहीं होगा, साउथ ही होगा ऑब्वियसली। नहीं, नॉर्थ को डेवलप करना है ना। वो क्या है, बाकी सब उसके साथ दे नहीं रहे, तो इंडिया ने कहा मैं साथ दूंगा तुम्हारा। तो यार ऑब्वियसली बात है ना, किसके साथ करेंगे हम डीलिंग? साउथ के साथ। तो साउथ कोरिया के साथ ही हमने साइन किया है। मतलब सिर्फ मैंने इसलिए कोरिया डाल रखा था कि इतने तो बच्चों को समझदारी होगी कि हम किसके संग। ऐसा क्वेश्चन आने वाला होता ना, मुझे पता होता अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ आएगा तो मैं उसमें प्रॉपर लिख देता साउथ कोरिया। मैं जापान बोल रहा हूं और मुझे पता था कि कोरिया है, तो कोई बात नहीं। ठीक, वो सबको पता था, उसको पता था, कोई बात नहीं, ठीक है। और ये किया क्यों जा रहा है? क्योंकि इंडिया ने 2009 में एक एग्रीमेंट साइन किया था, इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। उसको और ज्यादा बूस्ट करने के लिए ये किया गया है। अब एक्चुअल में इसमें होता क्या है? देखो, सबसे पहले होता है DDTA, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ठीक है। जैसे कोई भी कंट्री जो होती है वो दूसरी कंट्री के साथ क्या करती है? एग्रीमेंट कर लेती है कि हमारी कंपनीज पर हम टैक्स लगाएंगे जो आपके यहाँ काम कर रही होंगी, और आपकी कंपनी जो हमारे यहाँ काम कर रही होंगी उस पर कौन टैक्स लगाएगा? आप। जैसे इंडिया और अमेरिका का एग्जांपल लेते हैं, तो इंडिया में जो हार्ले डेविडसन काम कर रही है उस पर काम वो टैक्स कौन लगाएगा? अमेरिकन गवर्नमेंट। और अमेरिका में जो टाटा या SBI काम करेंगी उस पर टैक्स कौन लगाएगा? इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। उस पर दोनों गवर्नमेंट टैक्स
नहीं लगवाएंगी। सबसे पहली स्टेज यही होती है। इसके बाद शुरुआत होती है कि अलग अलग जो गुड्स सर्विसेज हैं उन पर धीरे धीरे टैक्स कम कर दिया जाता है, जिससे उनका फ्लो ज्यादा बढ़ने लगे और ग्लोबल ट्रेड बढ़ने लगे उन दोनों कंट्रीज के बीच में। ठीक है, आगे चल के जो एग्रीमेंट बनता है वो बनता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसके बाद जो एग्रीमेंट बनेगा वो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट। और उसमें क्या बनता है कि अब स्ट्रेटेजिकली अलायंस हो जाती हैं कंट्रीज। स्ट्रेटेजिकली अलायंस होंगी मतलब वो अपने टैक्सेस भी कम करेंगी, इंपोर्ट टैक्सेस एक्सपोर्ट टैक्सेस ये भी कम करेंगे उन दोनों के बीच में। ठीक है, इसी के साथ साथ एक टैग और दिया जाता है जिसे कहते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन। और इंडिया ने ऐसे जो एग्रीमेंट है ये कईयों के साथ कर रखे हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग जो है हमने पाकिस्तान को भी दिया था एक टाइम पे, जिसको भी जिस कंट्री को हम दे देते हैं उसमें हमारे जो प्रोडक्ट्स होंगे वो सस्ते बेचे जाते हैं। ठीक है, और उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे इंडिया में आने वाले वो भी कैसे बेचे जाएंगे, सस्ते, मतलब उन पे इंपोर्ट ड्यूटी ना के बराबर कर दी जाती है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग दिया था, फिर उन्होंने पुलवामा में जो अटैक किया उसके बाद हमने इनसे वो टैग छीन लिया। ठीक है, इसके बाद WTO की समिट हुई तो WTO में बोल दिया गया कि भाई ऐसे जो मोस्ट फेवर्ड नेशन वाली आप हरकतें कर रहे हो ये बंद की जाए, क्योंकि आप कुछ कंट्रीज को क्या देते हो, ये टैग दे देते हो जिससे उनका और आपका ट्रेड बढ़ जाता है, बाकी इससे ग्लोबल इकोनॉमी इंपैक्ट होती है नेगेटिवली। इसी का एक इंपैक्ट है जो बांग्लादेश के साथ हुआ है। पहले बांग्लादेश क्या था, एक 2021 में ये रिपोर्ट आई थी दैट बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, तो इसके ऊपर इंडिया पे सवाल उठ गए थे कि भाई इंडिया जो है 1947 में आजाद हुआ है और बांग्लादेश तो 1971 में बना है, उसके बावजूद बांग्लादेश ने इतनी डेवलपमेंट कैसे कर लिया। तो इसके लिए 2-3 टर्म्स होते हैं। पहला जो टर्म है वो है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, तो दूसरा टर्म है डेवलपिंग, एंड फिर आती है कौन सी, डेवलप्ड। अब इनके लिए अलग अलग नॉर्म्स चलते हैं ग्लोबल ट्रेड के, WTO के खुद के। WTO का काम क्या है, कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस को रोकना जो ट्रेड में क्या कर रही है, डिस्ट्रॉशन लाती हैं। डिस्ट्रॉशन मतलब ट्रेड को खराब करती हैं। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के जो प्रोडक्ट होते हैं, अगर ये कंट्रीज किसी भी प्रोडक्ट पे, जैसे अमेरिका से कोई प्रोडक्ट इनके यहाँ आ रहा है उस पर क्या लगाना चाहती हैं, ज्यादा टैक्स, ताकि इनके यहाँ की जो कंपनीज हैं वो ज्यादा डेवलप कर पाए, ग्रो कर पाए, तो ये लगा सकते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज पे ऐसी जो होती है फैसिलिटी वो नहीं होती है, डेवलप कंट्रीज पे बिल्कुल भी नहीं है, उनके यहाँ फ्री फ्लो ही होना पड़ेगा। इसलिए जब बांग्लादेश ने डेवलप किया तो वो कैसी कंट्री थी, अंडर डेवलप्ड, इसलिए उनका जो कॉटन होता था वो सबसे सस्ता बिकता था वर्ल्ड मार्केट में हमारे कॉटन के कंपैरिजन में। इसीलिए आप देखोगे 2017, 18 और 19 इंडिया की कॉटन इंडस्ट्री गिर गई, नीचे आई है इंडिया का कॉटन एक्सपोर्ट। क्यों, क्योंकि बांग्लादेश का जो कॉटन है वो हमसे ज्यादा सस्ता बिक रहा था, कारण उसके कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही थी। यही जो एग्रीमेंट्स होते हैं CEPA, इन सब में यही सारी चीजें चलती हैं, अलग अलग कंट्रीज के साथ हमने कर रखे हैं। क्लियर है ये, इंडिया ने कई सारी जैसे अमेरिका के साथ भी हमारा, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन करके आए हैं 2022 में, और इससे पहले इंग्लैंड के साथ हो चुका है, कोरिया के साथ चल रहा है, आसियान की जितनी कंट्रीज हैं सबके साथ चल रहा है। ठीक है, अलग से एग्रीमेंट होते हैं जिससे हम दूसरी कंट्रीज के गुड्स को अपने यहाँ फ्रीली एंटर करने देंगे बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी के, और वो कंट्रीज भी हमारे गुड्स को क्या करने देंगी, बिना किसी ड्यूटी के अपनी कंट्री में एंटर करने देती हैं, जिससे ट्रेड बढ़ता है। बस इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बन्नी ग्रासलैंड विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सबसे सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों का, कहां पर है ये, अभी तक का सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। उसमें भी शांत बैठे हुए हो यार। कौन सी स्टेट है, गुजरात, सबने वही बोल दिया और गलत हो गए फिर। एग्जाम है ये, एग्जाम यहाँ गलत मतलब मार्क्स गए।
थोड़ी देर बाद बात को भूल जाओ। तो आंसर सही है, दैट इज गुजरात। गुजरात के कच्छ रीजन में क्या डिमोटिवेट हो जाते हो? अच्छा, तो फिर मोटिवेट करने के लिए क्या करें? लप्पू सा सचिन वाले क्वेश्चन दे दे। वो वीडियो नहीं देखी है किसकी? अरे राउंड टू हेल वाले बनाते हैं ना, राउंड टू हेल वालों की वीडियो तो देखते हो ना? कौन नहीं देखता यार उनकी वीडियो? सारी वीडियोस मस्त है उनकी। मतलब ये जितने भी यूट्यूब पे बने हैं ना, मुझे नहीं लगता राउंड टू हेल से अच्छी वीडियोस कोई बनाता होगा। नहीं, मुझे वो लगी थी लैला मजनू वाली। और स्कूल वाली टेररिस्ट अटैक मेल कर रहा है, क्या कर रहा है? तो जो कच्छ रीजन है, जो कच्छ रीजन है, वहां पर एक अलग से ग्रासलैंड पाए जाते हैं। और ये जो ग्रासलैंड है, इनकी एक यूनिक क्वालिटी ये है कि यहीं पर आपको क्या मिलेगा इनके साथ? वेटलैंड। इसीलिए जो है ये बहुत फेमस हो रहा है, क्योंकि ऐसा कोई भी एरिड ग्रासलैंड वर्ल्ड में नहीं मिला है जो जिसके संग क्या मिलेगा एक साथ ही? वेटलैंड। तो इसकी ये यूनिक क्वालिटी है। दूसरी बात, यहां पर मालधारी कम्युनिटी पाई जाती है, जो कि इसको सिक्योर करने का काम करती है। तो इनका जो इकोसिस्टम है वो बहुत अलग तरीके से काम करता है कच्छ में। बाकी पूरा कच्छ जो है वो एक डेजर्ट है, सिंपल, ठीक है, उसकी जो सैंड है वो अलग है। जबकि बन्नी ग्रासलैंड जो है, इसकी सैंड अलग है, इसका इकोलॉजिकल सिस्टम अलग है, जहां चीताज को क्या किया जा सकता है? रिहैब किया जा सकता है। ये कंडीशन बनती है इसके लिए, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। क्योंकि इंडिया में चीता कब खत्म हो गए थे? 1953। 1953 में आखिरी चीता रिपोर्ट किया गया, उसके बाद चीता रिपोर्ट नहीं किया गया। तो वो चीताज अभी लेके आए हैं कहां से? नमीबिया। और नमीबिया से जब वो चीताज आए तो एमपी में रिलोकेट किए गए, कानो में, कूनो। और कूनो में जब रिलोकेट किया गया उसमें से कुछ मर गए, डेथ हो गई किसी की। तो इस वजह से अब ये बोला जा रहा है कि नई जगह ढूंढनी चाहिए उनके लिए। और वो जगह कौन सी मिल रही है आपको? बन्नी ग्रासलैंड के पास। इसीलिए इसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि हो सकता है। अभी क्या है, एशियाटिक लॉयंस के बारे में भी आपने सुना होगा। एशियाटिक लॉयंस को भी दूसरा होम मिलने वाला है, गुजरात में ही है वो भी। क्योंकि अभी तक एशियाटिक लॉयंस सिर्फ एक ही जगह पाए जाते थे पूरे एशिया में, वो कहाँ है? गिर, ठीक है। और गिर नेशनल पार्क के बाद अब दूसरा होम उनके लिए जरूरी है, क्योंकि इनकी टेरिटरी बहुत बड़ी होती है। एक शेर की टेरिटरी इतनी बड़ी होती है कि दूसरा शेर उसमें एंटर नहीं कर सकता। और जब कोई भी रीजन अनसस्टेनेबल हो जाता है एक पॉपुलेशन के लिए, तो हमें क्या करना पड़ता है उसके लिए? दूसरी। अब वो जगह जो बना रही है वो कौन सी बना रही है? बन्नी ग्रासलैंड, ठीक है। और ये गुजरात में पाया जाता है, कच्छ में। इसके बाद विच इंश्योरेंस कंपनी हैज बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इंश्योरर इन द वर्ल्ड एज पर S&P's रैंकिंग? ऑप्शन सी, LIC। व्हाई नॉट GIC? इंडिया का सबसे बड़ा री इंश्योरर है भाई। री इंश्योरर पता है? LIC क्या है? एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो LIC को इसमें चौथी रैंकिंग मिल गई है S&P के। बाकी तीन जो है, फर्स्ट पे है जर्मन, अलायंस, सेकेंड इज ऑफ चाइना लाइफ इंश्योरेंस, थर्ड पे है निप्पॉन, और चौथे पे आ गया है LIC, ठीक है। GIC जो है इंडिया का क्या है? एक री इंश्योरर। ये क्या होते हैं री इंश्योरर? इंश्योरेंस कंपनीज को ये क्या बेचते हैं? इंश्योरेंस। जैसे LIC है वो क्या है? एक इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन LIC भी तो डूब सकती है।
LIC को भी तो नुकसान हो सकता है। वो कैसे होगा? कोविड के टाइम पे भी हुआ था। कोविड के टाइम पे क्या हुआ, जब लोगों की डेथ होने लगी, तो अभी तक ऐसा कोई जो डिजीज है वो इसमें कवर्ड नहीं था आपकी पॉलिसी में। इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इसमें अभी तक कोविड जैसा कोई डिजीज क्या नहीं था, कवर्ड नहीं था। लेकिन जब लोगों क्योंकि डेथ होने लगी कोविड में, तब उन्होंने क्लेम मांगे, तो LIC और बाकी अदर इंश्योरेंस कंपनी पे एकदम से क्या पड़ा, इंपैक्ट पड़ा। उनका जो प्रेशर है वो बढ़ गया, दबाव बढ़ गया। वो किस वजह से? क्योंकि एकदम से इतने विड्रॉवल नहीं दे पा रहे थे, एकदम से इतने क्लेम नहीं सेटल कर पा रहे थे। इसी वजह से किसको डेवलप किया गया था पहले से ही? री इंश्योरर कंपनीज को। इंडिया में पहले GIC को ही बोला गया था, 2015 के बाद फॉरेन री इंश्योरेंस को भी अलाउ कर दिया गया। अलाउड, जिसमें इंडिया में काम करने आई म्यूनिक री और स्विस री, ये दो इंपॉर्टेंट कंपनीज जो इंडिया में काम कर रही है GIC के साथ। अच्छा, बैंकों को कौन देता है? बैंकों का इंश्योरेंस कौन करवाता है? बैंक डिपॉजिट पे भी तो इंश्योरेंस बैंकों की जरूरत पड़ती है। नहीं, वो इंश्योरेंस कंपनीज का रेगुलेटर है बेटा। कौन देता है उनको इंश्योरेंस? RBI क्यों देगी? तो पढ़ा है ये आप लोगों ने। री इंश्योरेंस का काम समझ में आ गया? इनका काम क्या होता है? जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको क्या बेचते हैं ये? इंश्योरेंस, ठीक है, टू इंश्योर री इंश्योरर प्रोवाइड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस कंपनी। जो भी इंडिया में काम कर रही है, इंडिया के बाहर भी कोई कंपनी काम करती है, उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं। बैंकों को जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है दैट इज DICGC। इसका खुद का एक्ट है, 1961 में बनाई गई थी। और इसका जो डायरेक्टर होता है वो कौन होता है? हमेशा वन ऑफ द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। ये क्या करती है? बैंकों में जो डिपॉजिट जाते हैं उनको भी किसकी जरूरत पड़ती है? इंश्योरेंस की। मान लो बैंक में चोरी हो गई, आग लग गई, या कुछ भी हो गया, तो बैंक का पैसा गया, लेकिन आपका पैसा तो नहीं डूब सकता ना। तो बैंकों को ये क्या बेचती है? इंश्योरेंस बेचती है। अप टू 5 लाख तक आपका क्या होगा? क्लेम सेटलमेंट किया जा सकता है। बस इसके बाद अगर क्लेम है तो वो कहां जाके मिलेगा आपको? कोर्ट। इसकी मैक्सिमम लिमिट याद रखना, अप टू 5 लाख। पहले 1 लाख थी, 2020 में इसको चेंज कर दिया गया। मैक्सिमम 5 लाख तक कवर करेगी। जैसे बैंक में आपके 10,000 रुपए जमा है और बैंक में चोरी हो गई, तो आपको आपका क्लेम कितना मिलेगा? 10,000। और 10 लाख जमा है तो कितना मिलेगा? 5 लाख। बाकी के 5 लाख डूब नहीं गए, कोर्ट दिलवाएगा आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड $175 million लोन फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, एक और ऑप्शन रह गया बस, NDB। खत्म। अब जिसका सही है 150 रुपया देगा। तो सुरभि का सही है, वो ADB है। अरे अभी सैलरी नहीं आई है बाबा, तो होने दो, पहले सैलरी आनी चाहिए उसके बाद। आज मेल आया ना, बिल्कुल अकाउंट खाली डले हुए सबके, कोई एक ऐसा इंसान नहीं है। कल मैंने पूछा, मैंने कहा सर कितने रह गए? मैंने कहा यार आज तुम तो जा रहे हो, मैं अकेले रखूंगा, तो पैसे ही दे जाओ कुछ। अभी हालत खराब है। मैंने कहा क्यों, कितनी हालत खराब है?
तो बस तुम ही उधार दे दो। मैंने कहा कल ही तो उधार दिए। तुम नहीं, मेल भी बहुत अच्छे करते हैं, पता है, कंपनी मेल करती है। इनवीनियंस कॉज इज डीपली रिग्रेटेड। तो रेलवे स्टेशन पे अनाउंसमेंट होती है ना, द ट्रेन नंबर दिस हैज बीन डिलेड बाय 2 आवर्स, इनकन्वीनियंस कॉजेज। ऐसे ही हमें भी मेल आता है, इनकन्वीनियंस कॉज इज डीपली रिग्रेटेड। अब देखते हैं कल क्या होता है। हाँ भैया, असुविधा के लिए खेद है। इसका करेक्ट आंसर है एडीबी। हाँ, कौन सी? कोरोना वायरस आ गया था तो एलआईसी लोगों ने पॉलिसी में कवर नहीं था, तो क्लेम मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। ये गवर्नमेंट टर्म्स पे आता है। जब एलआईसी जाएगी किसके पास, गवर्नमेंट के पास, के ऐसे क्लेम्स आ रहे हैं, तब गवर्नमेंट अपनी तरफ से अप्रूवल करवाती है इनका। एलआईसी डायरेक्ट नहीं करेगी, आपसे मना कर देगी, एक्ट ऑफ गॉड है ये तो, है ना। अर्थक्वेक आ गया, क्या है? एक्ट ऑफ गॉड। सुनामी आ गई, वो क्या है? एक्ट ऑफ गॉड। ये क्लेम्स जो होते हैं फिर गवर्नमेंट करवाती है, और जब ही करवाएगी जब ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना घटती है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान का इम्पैक्ट होता तो नहीं करवाती, लेकिन लाखों लोग जब इम्पैक्ट हो रहे हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट क्लेम करवा देगी, उसकी कोई इशू नहीं बनते। कई सारी बातें ऐसी होती हैं जो उसमें कवर नहीं होंगी। जैसे मेरा लैपटॉप जो था वो कवर्ड नहीं था किसी एक चीज से। जब लैपटॉप लिया था पहली बार तो उसका इंश्योरेंस करवाया था कि सेफ रहना चाहिए, है ना। 3 साल का इंश्योरेंस मिला। 3 साल जैसे ही कंप्लीट होने वाले थे तो एक भैया ने सलाह दी, तोड़ दो। मैंने कहा पहले आप करके दिखा दो। तो देख, अब दोनों का साथ में ही लिया था। मैंने कहा आप करो, उसके बाद आपको मिलेगा ना, तब मैं क्लेम कर लूंगा। ठीक है, वो कर चुके थे, एक बार कर चुके थे, दूसरी बार करने में क्या जा रहा था उनका। मैंने दूसरी बार तोड़ा, वो गलती हो गई, वो ज्यादा ही ऊपर से गिर गया। इतनी ऊपर से गिरना नहीं चाहिए था। हमने ये सोचा था कि इस पे ज्यादा से ज्यादा थोड़ा नीचे से गिराएंगे, गाड़ी चढ़वा देंगे, अपने आप क्लेम मिल जाएगा। मतलब गाड़ी चढ़वा देंगे ना उस पे तो वो टूट जाएगा। वो इतना डैमेज हो गया, बोलते ये तो आपने जानबूझ के फेंका है, ये क्लेम है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ये तो पॉलिसी में कवर्ड ही नहीं है। मैंने कहा जैसा चल रहा है मेरा वैसा चलने दो, कोई जरूरत नहीं है, बदल लेंगे, नया ले लेंगे। एडीबी से ये जो लोन लिया गया है ये किसके लिए लिया गया है? टू डेवलप इंफ्रा इन मध्य प्रदेश, और इंफ्रा में भी मेनली रोड्स डेवलप करने के लिए। ठीक है, बहुत से तोड़ते हैं, गाड़ियों का इंश्योरेंस कई बार ऐसे ही लिए जाते हैं। किसी के नाम पे जो लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेते, वो वाला पाने के लिए किसी की जान ही ना ले लो। हाँ वो भी कर चुके हैं लोग, ये भी कर चुके हैं लोग, अपने आप को मार लेते हैं। केसेस नहीं पड़े आपने? एक केस हुआ था ना 2011 का था यार, 10 का था। उसमें एक पर्सन ने, आर्मी ऑफिसर था वो, आर्मी या डिफेंस पर्सनल ही था, उसका इंश्योरेंस था 50 लाख कुछ का, उसने अपनी ही डेथ दिखा दी और इंश्योरेंस क्लेम कर लिया। हाँ, लेकिन बाद में वो पकड़ा गया। क्या? वो नहीं पता, विक्की कौशल की कौन सी मूवी आई थी इसमें, चलो कोई नहीं, देख लेंगे कभी। तो उसमें भी यही हुआ था कि वो क्या करते हैं, अपनी ही डेथ को दिखा सकते हैं। गाड़ियों का इंश्योरेंस ऐसे ही लिया जाता है, किसी भी कार का इंश्योरेंस होता है साल भर का होता है, तो वो साल में ऐसे ही रिक्लेम करते हैं। गाड़ी कुछ नहीं, खुद से ही ठुकवा दो, गैराज में ले जाओ, उससे बोल दो भाई क्लेम करवाना है, पैसे लेके, हाँ कंपनी वाले खुद ही कर देते हैं। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, कब बनी थी? हेडक्वार्टर इन जापान, टोक्यो, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी जो शुरुआत है एडीबी 1966 में की गई थी, दिसंबर, और इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस। इसका जो डायरेक्टर होगा, जो प्रेसिडेंट होगा, वो हमेशा किस कंट्री से आता है? जापान से। हाँ, क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन का है? जापान का है। इसलिए इसका जो डायरेक्टर होगा वो हमेशा कहां से होगा?
और फिलहाल कौन है? मसात्सुगु असाकावा, ये इसके करंट प्रेसिडेंट है। हाँ नाम थोड़ा, हाँ यही नाम है उनका, मसात्सुगु असाकावा। अब वो जैपनीज है ना तो नाम ऐसे ही है, वो तो चाइनीज नहीं है, नहीं तो दो तीन तीन वर्ड का होता। होची मिन तियानचू, ये किसका नाम है? किसी जगह का नाम है ना, चाइनीज नेम तियानचू। नहीं नहीं तियानचू नहीं है, अरे होची मिन तो अलग है, तियानचू ना, तीन चार नाम बताए थे ना इंडिया के, भारत और तियानचू और चाइनीज। इसके बाद एनडीबी और देख लो, ये कौन सी बैंक है? न्यू डेवलपमेंट। कब बनी थी ये? यार यही होते हैं स्टैटिक के क्वेश्चन, और यही सबसे ज्यादा न्यूज में चल रहे हैं अभी, क्योंकि अभी किसने, इटली ने जो विड्रॉवल मारा है ना, कहां से मारा इटली ने विड्रॉवल? बीआरआई से, बीआरआई से विड्रॉवल मारा है, और उसका नेगेटिव इंपैक्ट कहां पर आएगा? एनडीबी पर। क्यों? क्योंकि अब पैसा किससे लिया जाएगा? एनडीबी से और पैसा लिया जाएगा। तो ये जो बैंक है 2014 में बनी थी, किसने बनाई थी ये? ब्रिक्स ने। क्या हुआ? एक साल, अच्छा 2014 में बनी, ब्रिक्स बैंक कहते हैं इसे, इसका दूसरा नाम एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। फोर्टिलाइजर समिट के बाद इसे बनाया गया था। एंड प्रेसिडेंट इसकी कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ एनडीबी, नाम ही बता देता हूं सीधा, दिल्मा रोसेफ, पहली विमेन प्रेसिडेंट है इसकी, दिल्मा रोसेफ फ्रॉम ब्राजील। इसकी प्रेसिडेंट जो है दिल्मा रोसेफ, ब्राजील से है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट, हु हैज इनॉग्रेटेड सेकेंड एडिशन ऑफ IFSCA's इंफिनिटी फोरम? किसने इनॉग्रेट किया है IFSCA का इंफिनिटी फोरम? किसने इनॉग्रेट किया है? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? ये पढ़ी नहीं है क्या? IFSCA नहीं पढ़ी है? फॉरेन ट्रेड पढ़ा है ना आप लोगों ने, इंटरनेशनल ट्रेड? सर्विस सेंटर अथॉरिटी, किसने इनॉग्रेट किया इसको? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, ठीक है। सेकंड इंफिनिटी फोरम है, पहला 2021 में किया गया था, दूसरा कब किया गया है? अभी दिसंबर 2023 में। और ये अथॉरिटी है क्या, और इसका इंफिनिटी फोरम है क्या? तो IFSCA क्या है? एक अथॉरिटी है जो कहां बनाई गई है? गुजरात की गिफ्ट सिटी गांधीनगर में, ठीक है। और ये जो अथॉरिटी है, इसका काम होता है इस IFS जो गिफ्ट सिटी में जितने भी काम होने उन सबको मैनेज करना। गिफ्ट सिटी क्यों कहते हैं इसे? गिफ्ट सिटी तो पता होगी, UAE, सऊदी, ये इतने डेवलप्ड क्यों है? उसका एक प्रोमिनेंट रीजन ये है कि जो भी जैन के यहाँ काम करने जाता है उसको ये टैक्स रिबेट दे देते हैं 50 साल की, कि आप आओ हमारे यहाँ बिजनेस करो, 50 साल के लिए टैक्स फ्री। UAE में कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, ठीक है। तो जब लोग वहां जाते हैं तो ज्यादा कमाने की अपॉर्चुनिटी अपने आप बन जाएगी। वो डेवलप कर रहे हैं, वो स्पेशल टैग देते हैं, जैसे संजय को दिया था 2018 में, उसको स्पेशल टैग दे दिया गया था कि अब आप आओ बिना वीजा के, कोई जरूरत नहीं वीजा की।
गोल्डन वीजा करके कहते हैं उसे। वो जिसको मिल जाता है उसको कोई वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, वो जहां भी जाएगा फ्री घूम सकता है। किसको? यूएई। तो ऐसा ही इंडिया ने भी एक सिस्टम तैयार किया 2015 में, बनाया हमने क्या, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। और यहां पर हमने इनवाइट किया उन कंपनीज को जो अपने बड़े बड़े ऑफिस खोलना चाहती हैं। जैसे एसबीआई की जो भी ब्रांच यहां ऑफिस बनाएगी उसके ऊपर आरबीआई के नॉर्म्स नहीं काम करेंगे। सीआरआर, एसएलआर जो मेंटेन करवाने वाले नॉर्म्स होते हैं ये काम नहीं करते इसमें, ठीक है। यहां पर जो सीबीआईसी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, उसके नॉर्म्स भी काम नहीं करेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये भी नॉर्म्स जो है, जैसे जनरली 30% टैक्स बनता है, यहां कम लगेगा, और कहो तो 10 साल के लिए लगेगा नहीं। अभी 10 साल के लिए कंडीशन रखी हमने, आगे चल के बोला जा रहा है कि रिफॉर्म्स करो और क्या लाओ, इन्हें कम से कम 30 साल की कंडीशन बनाओ, क्योंकि 5 से 6 साल तो काम करना शुरू करने में लग जाता है। तो जो भी ऑफिसेस कंपनी यहाँ खोलना चाहती हैं वो ओपन कर सकती है। जैसे सिंगापुर कैसे डेवलप हुआ है, सिंगापुर और मलेशिया कुछ ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो इन्हीं बेसिस पे चलते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज के वहां ऑफिसेज हैं, हेड ऑफिस, तो वो किस बेसिस पे काम करते हैं, इन्हीं से टैक्स लेते हैं। ये जाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, और वो एम्प्लॉयमेंट क्या क्रिएट कर देती है, डिमांड। इससे इनका पैसा बनता है। इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी टैक्स दे रही है या नहीं, लेकिन जितनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दी उससे क्या होगा, और ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, लोगों के हाथ में, लोग डिमांड बढ़ाएंगे, अपने आप जो प्रोडक्ट्स बिकेंगे उन पर पैसा कमाएंगे ना, ये काम होता है। तो ऐसी गिफ्ट सिटी हमारे यहाँ कौन सी है, गांधीनगर। अभी एक है, आगे चल के अहमदाबाद, सूरत का भी प्रपोजल है, पहले वहीं बनाएंगे गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र पे ट्रांसफर होगी। और ये अथॉरिटी जो है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इसका खुद का अपना क्या है, एक एक्ट है 2020 का, 2020 में थ्रू अ एक्ट इसे बना दिया गया। इसका अपना चेयरमैन होता है, मेंबर्स होते हैं अलग अलग। करेक्ट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, विनबैक्स एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई है, इंडिया और वियतनाम के बीच में। कब शुरू हुई थी, इंडिया और वियतनाम के बीच में एक्सरसाइज है, 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहली एक्सरसाइज कहां हुई थी, जबलपुर, और अभी कहां गए, हनोई भेजा गया है वियतनाम में, ठीक है। सिंगापुर के साथ कौन सी होती है, वो मिलिट्री नहीं है, अलग अलग एक्सरसाइज होती है। मिलिट्री एक्सरसाइज का क्या नाम है सिंगापुर के साथ होने वाली, चलो मैचिंग के लिए ऑप्शन दे देता हूं, ठीक है। ये 3 नाम है, तीनों के साथ मैच कर दो। सिंगापुर के साथ कौन सी होती है, बोल्ड कुरुक्षेत्र। गरुड़ शक्ति किसके साथ करते हैं, इंडोनेशिया के साथ, वो अलग होती है फ्रांस की। गरुड़ शक्ति अलग होती है, वो फ्रांस के साथ अलग करते हैं। मैत्री शक्ति अलग होती है श्रीलंका के साथ, और जबकि जापान के साथ भी सेम एक ऐसी एक्सरसाइज करी जाती है। मालाबार अलग है वो उनकी, हाँ मैत्री नाम के साथ ही जापान के साथ करते हैं, लेकिन वो नेवल एक्सरसाइज करते हैं उनके साथ, ये मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं श्रीलंका के साथ। तो नाम चेंज हो जाता है एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। जो एक्सरसाइज श्रीलंका के साथ मैत्री शक्ति है, वो मालाबार और मैत्री किसके संग करते हैं, जापान के साथ, ठीक है। मालाबार में उसको इंक्लूड किया गया, मैत्री उसके साथ अलग से नेवल एक्सरसाइज करते हैं। किसके, हाँ वो नेवल एक्सरसाइज है। सिम्बेक्स भी क्या है, नेवल एक्सरसाइज है। इसके बाद विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च नारी शक्ति सेविंग अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया। इसने क्या किया, एक नया सेविंग अकाउंट बनाया है, इसमें इसको कई सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं, जैसे
प्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ठीक है, रिबेटेबल हेल्थ इंश्योरेंस जिसमें कम इंश्योरेंस है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको डिपॉजिट्स पे ज्यादा मिलेगी, अलग से थोड़े फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो ये शुरुआत की है बैंक ऑफ इंडिया ने। बैंक ऑफ इंडिया कब बनी थी? बैंक ऑफ इंडिया कब बनी थी? बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ है 1906 और ये नेशनलाइज की गई है कब? 1969, जब पहला नेशनलाइजेशन हुआ तब इसे नेशनलाइज कर दिया गया, ठीक है। बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद नेक्स्ट, विच कंट्री हैज लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड ऑक्सीजन मीथेन पावर्ड लॉन्च व्हीकल? ऐसे काम कौन करता है? चाइना ही करती है। ये क्यों बनाया गया है? क्योंकि लो कॉस्ट है, बहुत कम कॉस्ट में सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की ताकत रखता है, इसलिए इसे किसने डेवलप किया है? चाइना ने। और हाईली रिलायबल है। वैसे क्या हो रहा था, जनरली जब भी हम लॉन्च पैड से लॉन्च करते थे तो कई बार रॉकेट जो है बीच में ब्लास्ट हो जाते हैं, खुल जाते हैं। ब्लास्ट नहीं होंगे तो खुल जाएंगे, सैटेलाइट पहुंच नहीं पाती है। इस वजह से ऑक्सीजन मीथेन के साथ कॉम्बिनेशन बनाया है जिससे रिएक्शन क्या होंगी? कम से कम होंगी। नेक्स्ट, नया भारत का सामवेद किसकी बुक है? ये किसकी बुक है? ये ओ ए किसकी बुक है ये? द बुक इज ऑथर्ड बाय मोदी जी एंड इनॉग्रेटेड बाय रामनाथ कोविंद। जो लॉन्च करी है वो रामनाथ कोविंद है, ये लॉन्च की है इन्होंने, और इसका सही आंसर है मोदी जी। मोदी जी भी किताब लिखते हैं। टाइम कब मिल जाता होगा यार इतना? 6 घंटे तो सोते हैं, 18 घंटे काम करते हैं। हाँ तो वही मैं सोच रहा हूँ, टाइम कब मिल जाता है? 6 घंटे सोते हैं ना, 6 घंटे सोते हैं। ऐसा उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया, मैं 18 घंटे काम करता हूँ। 6 घंटे सोने के निकाल दो, 4 निकाल दो, 2 नहाना धोना, क्योंकि वो पूजा वगैरह करते होंगे ना, तो उसमें एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन उस समय। हाँ तो बाकी 18 घंटे बुक लिखने का समय कब था? क्या गा रहे थे? हाँ गाने भी गाते हैं। वो गाना गाया भी उन्होंने, वो 2019 का इलेक्शन था, उसे जस्ट पहले वो मोर कोई गार्डन था ना, पिकॉक गार्डन, उसमें घूमते हुए दिखाई, उनकी एक वीडियो बनी थी। अरे जब वो अक्षय कुमार ने इंटरव्यू लिया था, आप आम कैसे खाते हैं वो वाला, भाई कैसे खाएगा कोई इंसान? आप लालदू ओमा सीएम बने हैं, कहाँ के? 6 सीएम है, कहाँ के बने? अभी रिसेंटली किस जगहों पे इलेक्शन हुआ है? एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड मिजोरम। तो इनके आपको इलेक्शन याद रखने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ किसके साथ इलेक्शन होते हैं इस साल के बाद। इसके बाद नेक्स्ट, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ? डोनाल्ड टस्क। ट्रंप लगा दें? इस बार चांसेस हो सकते हैं वो खड़ा हो फिर से इलेक्शन में, लेकिन कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से इस बार कमाला हैरिस का चांस ज्यादा है ना? इस बार देखते हैं क्या होता है। चलो इसके बाद खत्म करते हैं, अगली इंग्लिश की क्लास होने वाली है।